बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी को स्टार्ट किया हुआ था। आज के लेक्चर में हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 4, जिसका टॉपिक है सेल, और इस चैप्टर का नेम ही सेल है। आज हमने इसके इंट्रोडक्शन को स्टडी करना है, फिर उसके बाद हम इसकी डिस्कवरीज को स्टडी करेंगे, कौन कौन से साइंटिस्ट ने इसके ऊपर वर्क किया और किस तरह से सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन, मतलब जो इसकी डिफिनेशन है, एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इस बात को किस तरह से इन्होंने प्रूव किया, ये आज हम स्टडी करेंगे। हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि सेल का इंट्रोडक्शन क्या है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी क्या है, सेल से मिलकर बनी हुई होती है। मतलब एक जो इसका स्ट्रक्चर होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, यह जो फंक्शन होता है ये सेल से मिलकर ही बनता है। मतलब सेल की वजह से ही स्ट्रक्चर या फंक्शन हो रहा होता है एक बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। अगर हम ये देखें कि ये जो सेल है ना, ये जस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही मौजूद होते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का मेन डिफरेंस यही है। मतलब सेल की वजह से हम कहते हैं कि ये लिविंग थिंग्स है, और सेल की वजह से ही हम कहते हैं कि ये नॉन लिविंग थिंग्स है। अगर हमें देखें कि ये जो सेल होता है ना, ये बहुत छोटा होता है, इसे हम इस तरह से नहीं देख सकते, मतलब नेकेड आई से नहीं देख सकते। इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए से सेल को देखते हैं, और ये जो सेल है ना, इसकी अगर हम नंबर्स या तादाद देखें तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, मल्टी सेलुलर फॉर्म में होती है, और किसी के अंदर स्मॉल फॉर्म में होती है, या एक सेल के ऊपर ही मुश्तमिल होते हैं, जिसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। अब हम इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं और इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल क्या है? एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स और द ऑर्गेनिजम्स। ये जो सेल है ना, ये एक बेसिक यूनिट है किसका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लिविंग थिंग्स दैट अलाई एंड इज ओनली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। और ये जो सेल है ना, ये मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक स्मॉलेस्ट पार्ट है, और इसे हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए से देखते हैं। मतलब विजिबल ऑन ये क्या है? माइक्रोस्कोप के ज़रिए से ही है। एज सच दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर एक सेल मौजूद होता है, जबकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारे सेल मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ना हम कहते हैं वो एक ब्लॉक बना रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में भी दिया गया, सेल से क्या, बहुत सारे सेल हों वो जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से एक बॉडी बन रही होती है, मतलब एक पूरा ब्लॉक बन रहा होता है, और ये सारा कुछ एक चेन वर्क की तरह से होते हैं। जबकि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उसके अंदर ये अमल नहीं होता, जिसकी वजह से हम कहते हैं वहाँ पे कोई भी ब्लॉक नहीं बन रहा होता। ये जस्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, इनके अंदर होता है। अब हम इसकी देख लेते हैं इसकी शेप्स क्या है। एक्चुअली जो सेल की शेप है ना, वो उसकी फंक्शन के ऊपर बेस कर रही होती है। मतलब अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम बात करें कि प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गए, इनके अंदर जिस तरह से सेल एक फंक्शन, जिस तरह से ये सेल फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा उसी तरह से उसकी शेप होगी। बेस्ड ऑन द शेप, बेस्ड ऑन द फंक्शन शेप ऑफ सेल में भी डिस्क लाइक भी इसकी शेप हो सकती है, पॉलीगोनल, कोलमिनल, कोबाइड, थ्रेड लाइक और इरेगुलर। ये क्या है? सेल की शेप्स हैं जो मतलब बेस करती हैं उसके फंक्शंस के ऊपर। अब हम इसके देख लेते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है या इसकी डिस्कवरीज क्या है, कौन कौन से साइंटिस्ट ने इसके ऊपर वर्क किया है। सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे जिसने इस सेल की बुनियाद रखी थी, मतलब उसने लव सेल तो नहीं यूज़ किया था, लेकिन उसके ऊपर उसने वर्क किया था, उसकी बेस रख दी थी, वो था अरस्तु। उसने वर्क किया था 1665 से पहले, मतलब 1665 में उसने कहा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर एक ऐसी चीज़ पाई जाती है जो सिमिलर है, उसके बगैर कोई भी जानदार नहीं कहलाएगा। मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई एक ऐसी चीज़ पाई जाती है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या एक ऐसी सिमिलर चीज़ जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ कंबाइन करती है, जोड़ रही होती है,
उसने मतलब एक बात कह दी थी, लेकिन उसने इस बात को प्रूव नहीं किया था और ना ही उसने इसके ऊपर कुछ ज़्यादा वर्क किया था, जिसकी वजह से उसने इसका नाम सेल नहीं दिया था। जस्ट उसने यही एक बात की थी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स और के दरमियान एक ऐसी चीज़ है जो एक दूसरे के साथ इनको जोड़े रखती है, उसके बगैर हम किसी जानदार को जानदार नहीं कहते। इसलिए इसी बात को लेकर एक साइंटिस्ट आया था, रॉबर्ट हुक। उसने इसके ऊपर वर्क किया था। उसने माइक्रोस्कोप के ज़रिए से इसको देखने की कोशिश की थी कि सेल क्या है, और फिर उसने एक सेल का नेम भी दिया था कि ये एक सेल है। उसने एक प्लांट की ना कॉर्क ली थी। कॉर्क को हम एक छाल कहते हैं, मतलब डेड प्लांट की उसने ली थी। डेड प्लांट भी कहते हैं। उसने ना जो सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप था, मतलब जो उसने खुद एक माइक्रोस्कोप बनाया था, उसके नीचे उसने इसको देखा था। जब उसने देखा था उसने कहा कि इसके अंदर ना एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, मतलब मक्खी के छत्ते की तरह का एक स्ट्रक्चर है। मतलब उसके अंदर ना छोटे छोटे कंपार्टमेंट मौजूद है, जिसके अंदर ना एम्प्टी स्पेसेस मौजूद है। उसके अंदर कोई भी दूसरा स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, क्योंकि उसने जो माइक्रोस्कोप बनाया था उसके अंदर ना इतनी मैग्नीफिकेशन पावर नहीं थी कि वो एक इंटरनल स्ट्रक्चर उसका देख लेता, जिसकी वजह से उसने ना इसे एम्प्टी का नाम दिया था कि इसके अंदर ना एम्प्टी स्पेसेस मौजूद होती हैं। अब हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। रॉबर्ट हुक 1665 ऑब्जर्व द कंपार्टमेंट इन कंपार्टमेंट्स, मतलब खाने इन कॉर्क्स अंडर माइक्रोस्कोप एंड द फर्स्ट नेम सेल द बेसिक यूनिट ऑफ बियोलॉजी। His observation was limited by the low magnification power of his microscope। मतलब उसने जो माइक्रोस्कोप यूज़ किया था, एक तो उसका खुद का बनाया हुआ था, जिसकी वजह से उसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर थी वो बहुत कम थी, इसलिए उसने अंदर का स्ट्रक्चर नहीं दिया था। इसी बुनियाद पे उसने कहा था कि इसके अंदर एम्प्टी स्पेसेस मौजूद है। फिर 1805 में एक लॉर्सन ओकन आया था, वो एक जर्मन साइंटिस्ट था। उसने कहा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो वेजिकल के साथ मिलकर बने हुए थे। वेजिकल मतलब एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर होता है, उसी के साथ ही उसी के जरिए से मिलकर बने हुए होते हैं। Lawrence Ocken was a German scientist. He believed that all living organisms originate or consist of vesicle, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स और वेजिकल के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। उसके बाद जो साइंटिस्ट ने इसके ऊपर वर्क किया था उसने जेम बैटसन डी लिमार्क था, 1809 में उसने वर्क किया था। उसका भी आइडिया बिल्कुल सिमिलर था। लॉर्सन ओकन की तरह का उसने एक सिमिलर आइडिया दिया था। उसने कहा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना, उसके अंदर सेलुलर टिश्यूज मौजूद है। अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये फिनोमिना मौजूद नहीं है, मतलब सेलुलर टिश्यूज मौजूद नहीं है, तो उसे हम ये कह सकते हैं कि जो एक नॉन लिविंग थिंग्स है। ही एक्सप्रेस द सिमिलर आइडिया। ही सेड दैट नो बॉडी कैन हैव लाइफ्स, मतलब जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी को हम ये कह सकते हैं कि अगर उनके अंदर सेलुलर टिश्यूज मौजूद नहीं है तो उसे हम कह सकते हैं कि उसकी कोई लाइफ नहीं है या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। इफ़ इट्स पार्ट्स आर नॉट सेलुलर टिश्यूज और नॉट फॉर्म बाय दी सेलुलर टिश्यूज। जो फोर्थ साइंटिस्ट था वो था रॉबर्ट ब्राउन। उसने क्या किया, उसने कहा था कि ये जो रॉबर्ट हुक बात कर रहा है कि इसके अंदर ना एम्प्टी स्पेसेस मौजूद है, ये बिल्कुल गलत बात है। उसने कहा कि ये जो सेल है ना, इसके अंदर ना न्यूक्लियस मौजूद है, ना कि इसके अंदर एम्प्टी स्पेसेस मौजूद है। उसने बिल्कुल उसके आइडिया को चेंज ही कर दिया था, मतलब उसके डिस्कवरी को रिजेक्ट कर दिया था। उसने कहा था इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, ना कि एम्प्टी स्पेसेस मौजूद है। He discovered the nucleus in cell in 1831. It changed the Hooke idea that the cell have the empty spaces. Later it was proved that the cell is not any empty spaces। मतलब उसने बाद में इसको प्रूव भी किया था कि इसके अंदर empty spaces मौजूद नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि कौन सा साइंटिस्ट था जिसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, वो कौन था? रॉबर्ट ब्राउन था। अब हम देख लेते हैं शुवान और शेल्डन ने इसके ऊपर किस तरह से वर्क किया। फिर रिडॉल्फ विर्चू आया, ल्यूइस पास्चर आया और अगस्ता वेजीमैन। शुवान और शेल्डन ये दोनों एक जर्मन के रहने वाले थे। जो शेल्डन था 1831 में उसने वर्क किया था किसके ऊपर? प्लांट के ऊपर, क्योंकि वो एक बॉटनिस्ट था इसलिए उसने वर्क प्लांट के ऊपर किया। जबकि जो शिवान था उसने 1839 में वर्क किया, वो एक जोलॉजिस्ट था और उसने एनिमल्स के ऊपर वर्क किया था। लेकिन दोनों का वर्क सेम था, दोनों सेल के ऊपर ही वर्क कर रहे थे।
फिर उन्होंने ना कुछ बेसिक कंपोनेंट बताया था, वो था कि सेल मेम्ब्रेन, कि ये जो न्यूक्लियस है ना, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन मौजूद है और उनके अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद है, मतलब फ्लूइड मौजूद है उनके अंदर। और उन्होंने ये भी कहा था कि इसके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद है, जो मतलब रॉबर्ट ब्राउन ने बात की थी, मतलब रॉबर्ट ब्राउन की बात सही थी कि उसके अंदर सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। फिर उन्होंने कहा था ये जो प्लांट्स और एनिमल्स है ना, इनके अंदर ना जस्ट एक डिफरेंस है कि जो प्लांट्स हैं इनके अंदर सेल वॉल मौजूद है, जबकि जो एनिमल्स है ना इसके अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं है। इसलिए हम कहते हैं सेल थ्योरी की ना जो बेस थी, जो इनिशियल फॉर्म थी ना, वो शिमॉन और शेल्डन ने पेश की थी। ये सवाल भी बन सकता है कि किसने इनिशियल फॉर्म रखी थी सेल थ्योरी की, वो कौन थे, शिमॉन और शेल्डन थे। ये एक फर्स्ट पोस्टुलेट है सेल थ्योरी का। और जो दूसरे साइंटिस्ट आए थे वो था रिडोल्फ विर्चू, 1855 में आए थे। उन्होंने एक लफ्ज़ यूज़ किया था ओमिनस सेलुला ई सेलुला। उसने कहा था कि जितने भी सेल हैं ना, उनके अंदर जब डिवीजन आकर होती है तो उससे एक न्यू सेल बनते हैं, मतलब जो पहले से सेल मौजूद है उनके अंदर जब डिवीजन आकर होगी तो न्यू सेल अराइज होंगे। all new cell arise from division of pre-existing cell। क्योंकि उससे पहले ना कहते थे कि एक लफ्ज़ था एबायोजेनेसिस। ए मतलब नॉन, बायो लाइफ या लिविंग थिंग्स, जेनेसिस मतलब बनना। मतलब उन्होंने कहा था कि ये जो सेल है ना ये बनते हैं नॉन लिविंग थिंग्स से, लेकिन उसने इस आइडिया को गलत साबित कर दिया। उसने कहा ये जो सेल है ना ये अराइज होते हैं पहले से मौजूद सेल, मतलब जो पहले से सेल मौजूद है उनके अंदर जब डिवीजन आकर होते थे तब न्यू सेल बनते हैं, ना कि ए बायोजेनेसिस के ज़रिए से सेल बनते हैं। फिर आया था लुईस पास्चर आया था, उसने ये जो रिडोल्फ विर्चू का आइडिया था ना उसके ऊपर वर्क किया था। उस लुईस पास्चर ने इसे एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से प्रूव भी किया। इसने एक्सपेरिमेंट किया था बैक्टीरिया के ऊपर। उसने कहा था कि ये जो रिडोल्फ विर्चू की बात है ये बिल्कुल सही है। ये जो सेल है ना ये प्री एग्जिस्टेंट सेल से ही अराइज होते हैं, ना कि बायोजेनेसिस के ज़रिए से अराइज होते हैं। फिर लास्ट पे एक साइंटिस्ट आए थे 1880 में, अगस्त वेजीमैन। उसने वर्क किया था ओरिजिन के ऊपर कि सेल का ओरिजिन क्या है और उसके अंदर कौन कौन से एवोल्यूशंस आई हैं और सेल के अंदर सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस क्या है। मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं ना सेल, और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर फॉर्म में होते हैं, कुछ यूनी सेलुलर फॉर्म में होते हैं। उसने कहा उसके अंदर ना सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस मौजूद होते हैं, लेकिन जो इसके अंदर सिमिलरिटीज़ मौजूद होती हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना सेल का वो सेम होता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। और उसके बाद जो दूसरी बात उसने की थी, उसने कहा था जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होती है ना वो भी सेम हो रही होती हैं, और जो सेल फंक्शन है, मतलब जो सेल फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है वो भी सेम होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो ये जो 3 मेन कंपोनेंट है ना ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं और सिमिलर फॉर्म में होते हैं। लेकिन अगर हम डिफरेंस की बात करें, जैसे कि सेल की शेप होगी, मतलब अगर किसी सेल के अंदर डिस्क लाइक शेप होती है, किसी के अंदर इरेगुलर शेप होती है, मतलब ये फंक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा है अभी कि जो सेल की शेप होती है ना फंक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। जिस तरह का फंक्शन होगा उसी तरह का सेल की शेप होगी, मतलब उसी तरह की उसकी स्ट्रक्चर होगी। ये था अगस्त वेजीमैन जिसने इसके ऊपर वर्क किया था। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा रॉबर्ट हुक, फिर था और लॉरेंस हॉकिंस, रॉबर्ट ब्राउन, शिमॉन और शेल्डन, रिडोल्फ विर्चू, लुईस पास्चर, अगस्त वेजीमैन। ये सारे साइंटिस्ट हैं जिसने सेल के ऊपर वर्क किया था और उन्होंने अपने अपने तरीके से सेल को डिफाइन करने की कोशिश की थी। बाद में जो इसकी सेल की डिफिनेशन बनी थी ना वो यही थी कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब उन्होंने ये इस बात को प्रूव कर दिया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से होते हैं ना उसके अंदर जो स्ट्रक्चर और फंक्शन हो रहा होता है वो सेल की वजह से ही हो रहा होता है। लास्ट पे हम देखते हैं कि सेल बियोलॉजी क्या है, मॉडर्न सेल बियोलॉजी क्या है। 3 historical strands weaves together into modern cell biology, each with the important contribution to understanding the cell,
फर्स्ट ऑफ ऑल साइटोलॉजी, जिसमें हम सेल की स्टडी करते हैं। स्ट्रेंड्स फोकस मेनली और सेलुलर स्ट्रक्चर एंड एम्फसाइज द ऑप्टिकल टेक्निक। इसका जो मेन फोकस होता है साइटोलॉजी का वो सेलुलर स्ट्रक्चर पे होता है। दी सेकंड पे है दी बायोकेमिस्ट्री स्ट्रेंथ फोकस ऑन सेलुलर फंक्शंस, जबकि जो बायोकेमिस्ट्री का जो मेन फोकस होता है वो फंक्शन के ऊपर होता है, जबकि जो साइटोलॉजी का मेन फोकस होता है वो उसके स्ट्रक्चर के ऊपर के ऊपर होता है, सेलुलर स्ट्रक्चर क्या है उसका, जबकि जो बायोकेमिस्ट्री इसका जो मेन फोकस है वो सेलुलर फंक्शन के ऊपर। The genetic strands focus on the information flow and the hereditary, जबकि जो जेनेटिक स्ट्रेंड है इसका जो मेन फोकस होता है वो इन्फॉर्मेशन फ्लो का होता है, मतलब किस तरह से इंफॉर्मेशन की ट्रांसफ़र हो रही है एक सेल से दूसरे सेल की तरफ, किस तरह से सेल इस इंफॉर्मेशन को पहुंचा रहे होते हैं, और उनके अंदर हेरिडिटरी मतलब एक जीन्स की अंदर चेंजिंग कैसी हो रही होती है, और जीन्स का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा था एक मतलब पैरेंट से ऑफ स्प्रिंग किस तरह की तरफ किस तरह से जा रहे होते हैं। ये सारा कुछ हम किस में देखते हैं, जेनेटिक स्ट्रेंड्स में देखते हैं। ये थे इस मॉडर्न सेल बायोलॉजी के 3 पॉइंट्स। फर्स्ट पे हमने साइटोलॉजी, सेकंड पे बायोकेमिस्ट्री, थर्ड पे जेनेटिक्स का है। ये था आज का हमारा लेक्चर। हमने सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखा, फिर इसके डिस्कवरीज को देखा, कौन कौन से साइंटिस्ट ने इसके ऊपर वर्क किया, फिर हमने मॉडर्न सेल बायोलॉजी को देखा। ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।